हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना जो आज चैप्टर चल रहा था 22, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 22, रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हार्मोनों का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां बोला जाता है। और मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथियां हमने देखी थी पीयूष ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, अधिवृक्क ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, वो सब ग्रंथियां होती है। तो इनमें से हमने पीयूष ग्रंथि को विस्तार से पढ़ लिया था। उसके 3 भाग देखे थे, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। और अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन थे गोनेडोट्रोफिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, जो आपके सोमेटोट्रोफिन या वृद्धि हार्मोन भी बोला जाता है उसे। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन, वो सब थे। मध्य पीयूष ग्रंथि के द्वारा मेलेनोसाइट हार्मोन था जो त्वचा की वर्णकता का निर्धारण करता है। और पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन थे, जिनका निर्माण तो हाइपोथैलेमस करता है, लेकिन स्राव कौन करता है? पश्च पीयूष ग्रंथि। तो इस प्रकार हमने पीयूष ग्रंथि को विस्तार से पढ़ा था। और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, वजन 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम दूसरी जो अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ते हैं वो है थायराइड ग्रंथि। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो गले में स्थित रहती है। जो श्वास नली होती है इसके दोनों तरफ पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। 2 पालियों में बंटी होती है और दोनों पालियां हैं वो इस्थमस द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है। ये क्या है? थायराइड ग्रंथि है। ये है श्वास नली। इस प्रकार उपास्थि वलियों से निर्मित होती है श्वास नली। और श्वास नली के दोनों तरफ 2 पालियों में विभक्त रहती है, क्या है? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि में हम क्या क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे? गले में श्वास नली के पास स्थित 2 पालियों में विभक्त देखिए 2 पालियों में विभक्त होती है और दोनों पाली को जोड़ने वाली जो भाग होता है इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है इस्थमस। 2 पालियों में विभक्त तथा दोनों पालियां इस्थमस द्वारा जुड़ी रहती है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत होता है, और अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो आंसर क्या आएगा? थायराइड ग्रंथि। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो देखिए, स्रावित हार्मोन ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करता है? शरीर के विकास में सहायक होता है, शरीर के विकास में सहायक। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो थायराइड ग्रंथि होती है जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है तो उस समय इसको आयोडीन तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये भोजन में से, रक्त में से आयोडीन को लेती है और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। लेकिन यदि किसी कारणवश हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि जो थोड़ा बहुत रक्त के अंदर आयोडीन होता है उसको लेने के लिए क्या करती है? फूल कर बड़ी हो जाती है, और इसे गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है, जो आयोडीन की कमी से होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थायराइड ग्रंथि आयोडीन के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। शरीर में आयोडीन की कमी होने से थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे गलगंड या
घेंगा रोग कहा जाता है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, थायराइड ग्रंथि आयोडीन के द्वारा किसका निर्माण करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। और यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। इस रोग को क्या बोला जाता है, गलगंड या घेंगा रोग। तो पूछा जा सकता है कि गलगंड रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। और अगर आयोडीन की मात्रा प्रचुर शरीर में नहीं है तो कौन सा हार्मोन नहीं निर्मित होगा, थायरोक्सिन हार्मोन निर्मित नहीं होगा, और जो शरीर का विकास करता है तो शरीर का विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो गलगंड या घेंगा रोग है ये तो थायरोक्सिन हार्मोन कम निर्माण होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने लगती है। यदि थायराइड ग्रंथि में कैंसर उत्पन्न हो जाए या गांठें उत्पन्न हो जाए तो वो अत्यधिक मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने लगती है, जिससे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसको बोला जाता है अतिकायकता। ठीक है, तो देखिए नोट करते हैं। थायराइड ग्रंथि में कैंसर या गांठों के कारण थायराइड ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का निर्माण करने लगती है, जिसे थायराइड अतिक्रियता कहा जाता है, जिसे थायराइड अतिक्रियता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थायराइड अतिक्रियता के कारण शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी अत्यधिक मात्रा में हार्मोन भी काम का नहीं है, नॉर्मल वैल्यू रहनी चाहिए। तो अतिक्रियता किसके कारण होती है, अगर थायराइड ग्रंथि में कैंसर हो गया या गांठें हो गई तो थायराइड ग्रंथि क्या करेगी, अत्यधिक मात्रा में हार्मोन का निर्माण करेगी और इस स्थिति को क्या बोला जाता है, थायराइड अतिक्रियता। और थायराइड अतिक्रियता क्या करती है, शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ये है थायराइड ग्रंथि के बारे में पॉइंट नोट कर लीजिए।
अगली जो ग्रंथि हम देखते हैं वो है पैराथायरॉइड ग्रंथि। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रंथि भी गले में स्थित रहती है और थायराइड ग्रंथि के पश्च भाग में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियां होती है और प्रत्येक पाली में 2 पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। टोटल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। गले में स्थित प्रत्येक थायराइड ग्रंथि की ऐसा लिखेंगे, थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक पाली में 2 पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। जैसे देखिए, ये श्वास नली के दोनों तरफ प्रत्येक पाली में क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सॉरी। इस प्रकार रहती है ये श्वास नली, और श्वास नली के दोनों तरफ क्या उपस्थित है? थायराइड ग्रंथि, जो 2 पालियों में विभक्त रहती है। और दोनों पालियां किससे जुड़ी रहती है? इस्थमस के द्वारा जुड़ी रहती है, हमने देखा था। दोनों पालियां वो इस्थमस से जुड़ी रहती है और प्रत्येक पाली के अंदर 2 पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। ये देखिए इस प्रकार रहती है। तो इसका हम नाम अंकित करते हैं। ये दोनों क्या है? पैराथायराइड। ये दोनों है पैराथायराइड ग्रंथि। ये है श्वास नली और ये है थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि किससे जुड़ी रहती है? इस्थमस से। आया समझ में? तो इस प्रकार दोनों थायराइड ग्रंथि के प्रत्येक पाली के अंदर 2 पैराथायराइड ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। स्रावित हार्मोन जिनमें एक होता है पैराथार्मोन और एक होता है
कैल्सिटोनिन। और ये दोनों हार्मोन मिलकर शरीर में कैल्शियम का नियंत्रण करते हैं। दोनों हार्मोन शरीर में कैल्शियम का नियमन करते हैं। आया समझ में? तो ये है आपके पैराथायरॉयड ग्रंथि, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली जो ग्रंथि हम पढ़ते हैं, पीयूष पढ़ लिया थायराइड, पैराथायराइड। अगली ग्रंथि हम पढ़ते हैं थाइमस ग्रंथि। देखिए ये ग्रंथि होती है वो छाती के मध्य में स्थित रहती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते इसका आकार है वो छोटा होता जाता है, और लगभग वृद्धावस्था तक जाते जाते ये बहुत छोटे आकार की रह जाती है या लगभग विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इस ग्रंथि के द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन का निर्माण किया जाता है, जो शरीर में टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है और शरीर को प्रतिरक्षा क्षमता है वो प्रदान करता है। अब वृद्धावस्था के अंदर ये ग्रंथि धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, तो ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण नहीं कर पाएगी, शरीर की प्रतिरक्षा नहीं हो पाएगी। यही कारण है कि वृद्धावस्था में बीमारियां ज्यादा हो जाती है और वो मृत्यु का कारण बनती है। तो देखिए थाइमस ग्रंथि छाती के मध्य में स्थित उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार छोटा होता जाता है तथा वृद्धावस्था में यह बहुत छोटे आकार की हो जाती है या लगभग विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थाइमोसिन हार्मोन शरीर में टी
लिम्फोसाइट का निर्माण करता है तथा शरीर को प्रतिरक्षा क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा किस हार्मोन का स्राव किया जाएगा? थाइमोसिन का। और थाइमोसिन हार्मोन क्या काम करता है? ये शरीर के अंदर टी लिम्फोसाइट, एक प्रकार की एंटीबॉडी का ही प्रकार है, WBC है ये एक प्रकार की, तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण करता है थाइमोसिन और शरीर को प्रतिरक्षा क्षमता है वो प्रदान करता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका आकार है वो छोटा हो जाता है और वृद्धावस्था में या तो ये बहुत छोटे आकार की हो जाएगी या लगभग विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। तो थाइमस के बाद अगली जो ग्रंथि हम पढ़ते हैं वो है अधिवृक्क ग्रंथि। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अधि यानी ऊपर और वृक्क यानी किसके ऊपर? वृक्कों के ऊपर। तो वृक्क हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती है, 2 वृक्क पाए जाते हैं और प्रत्येक वृक्क पर एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। यानी अधिवृक्क ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी? 2, एक इस वृक्क पर और एक इस वृक्क पर। ये दोनों क्या है? अधिवृक्क ग्रंथियां। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? वृक्क पर स्थित। देखिए ये जो ग्रंथि होती है ना, जब हमारे शरीर में आपातकाल की स्थिति होगी, जैसे डर लग रहा हो, गुस्सा आ रहा हो, उस समय ये ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और बहुत ज्यादा हार्मोन का निर्माण करती है, इसलिए इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस ग्रंथि द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है। देखिए जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये क्या करेगा? आपातकाल की स्थिति के अंदर श्वसन दर को बढ़ा देगा, रक्त दाब को बढ़ा देगा, शरीर हार्ट बीट को बढ़ा देगा। इसलिए एड्रीनलिन को क्या बोला जाता है? इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना है आपको। अधिवृक्क ग्रंथि वृक्कों पर पाई जाती है, 2 होती है, और आपातकालीन ग्रंथि भी बोलते हैं। इमरजेंसी के टाइम अत्यधिक मात्रा में एड्रीनलिन हार्मोन का निर्माण करती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अगली लास्ट एक ग्रंथि बचती है पीनियल ग्रंथि। वैसे आपके नहीं वैसे सिलेबस में, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रख लेना, पीनियल ग्रंथि है वो मस्तिष्क में ही पाई जाती है और उसे मनुष्य की तीसरी आंख या जैविक घड़ी भी बोला जाता है, क्योंकि वो शरीर में दिनचर्या का पूरा नियमन करने का काम करती है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं मिश्रित ग्रंथि या अग्नाशय के बारे में थोड़े से पॉइंट। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहिस्रावी की तरह काम करती है, तो एंजाइम निकालती है
और अंतःस्रावी की तरह काम करती है तो हार्मोन निकालती है, तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों रूप में काम करने के कारण इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इसके मध्यांश वाले भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। अल्फा कोशिकाएं क्या करती है? ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण और बीटा कोशिका क्या करती है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण। और ये दोनों हार्मोन शरीर में शर्करा का संतुलन बनाए रखते हैं। शरीर में शर्करा का संतुलन, यानी शर्करा को एक हार्मोन जो ग्लूकागोन है वो रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाएगा, जबकि इंसुलिन है वो कोशिका में शर्करा के स्तर को बढ़ाएगा। तो यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कोशिका में ग्लूकोज का स्तर है वो कम हो जाता है, रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाता है, उसे मधुमेह रोग बोला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह या शुगर कहा जाता है। जिसे मधुमेह या शुगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अग्नाशय ग्रंथि के पॉइंट नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित, जिसमें अपने सिलेबस में मेनली अंतःस्रावी ग्रंथियां थी, जिनका हमने एक एक करके विस्तार से अध्ययन किया, उनकी संरचना, उनके द्वारा स्रावित हार्मोन और हार्मोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जिन्हें हम ग्रंथि नहीं कहते हैं, फिर भी वो हार्मोनों का निर्माण करते हैं। तो वो कौन कौन से है देखते हैं नेक्स्ट। वे अंग जो ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं एवं हार्मोनों का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है वृषण और एक है दूसरा है अंडाशय। नर में उपस्थित वृषण है वो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करके हार्मोन निकालते हैं, और मादा में उपस्थित अंडाशय भी ग्रंथि की तरह काम करके हार्मोन निकालते हैं। तो नर मनुष्य में उपस्थित वृषण और कौन सा इसके द्वारा स्रावित होता है हार्मोन? स्रावित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन
और अंडाशय मादा मनुष्य में उपस्थित मादा मनुष्य में उपस्थित और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव। ठीक है, तो दोनों अंग ऐसे हैं, वृषण और अंडाशय, जो ग्रंथियां नहीं है फिर भी ये हार्मोनों का निर्माण करते हैं और शरीर की क्रियाविधि को संचालित करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके एक लास्ट पॉइंट बचता है कि जब हार्मोन शरीर में कार्य करते हैं तो वो किससे जुड़ते हैं? हार्मोन ग्राहियों से जुड़ते हैं और फिर कार्य करते हैं। जैसे आपको हार्मोन आपने निकाल दिया पीयूष ग्रंथि से, अब पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकल गया और रक्त के साथ बह रहा है। अब इस हार्मोन को क्या पता कि मेरे को कहां पर जाकर काम करना है, क्या चाहती है पीयूष ग्रंथि। जैसे इसने हार्मोन निकाल दिया गोनेडोट्रोफिन, अब गोनेडोट्रोफिन क्या करेगा? जनन अंगों तक जाएगा, जैसे वृषण तक जाएगा। तो इस हार्मोन को क्या पता कि मेरे को वृषण पे काम कर रहा है, तो इस हार्मोन से जुड़ने के लिए इस वृषण पर क्या उपस्थित रहेंगे? ग्राही उपस्थित रहेंगे। ये हार्मोन जैसे इस ग्राही के पास जाएगा ये इसको पकड़ लेगा। बाकी हर हार्मोन के लिए जो ग्राही होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, यानी उस हार्मोन को उसका ग्राही पकड़ेगा, बाकी वो रक्त में बहता रहेगा तो दूसरे ग्राही इसको नहीं पकड़ेंगे। जैसे ही वृषण के पास ये हार्मोन आया, इस ग्राही ने इसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। तो इसमें पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हार्मोन लक्ष्य अंग पर काम करने के लिए हार्मोन ग्राहियों से क्या करते हैं? जुड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर कार्य करते हैं। अब देखो हार्मोन और ग्राही जुड़ने के आधार पर दो प्रकार के स्थान होते हैं। एक तो ग्राही झिल्ली पर ही पाए जाएंगे जिन्हें हार्मोन झिल्ली योजित ग्राही कहा जाता है, और दूसरे जो कोशिका के अंदर पाए जाएंगे उन्हें अंतरा कोशिकीय ग्राही कहा जाता है। तो देखिए हार्मोन ग्राही दो प्रकार है, एक तो है झिल्ली योजित ग्राही, यानी कोशिका की झिल्ली पर ही बाहर ही बैठे रहेंगे पकड़ने के लिए, झिल्ली योजित ग्राही, और एक अंदर रहेंगे अंतरा कोशिकीय ग्राही, अंतरा कोशिकीय ग्राही। यानी इसमें क्या होगा? ग्राही कोशिका झिल्ली पर उपस्थित, ग्राही कोशिका झिल्ली पर उपस्थित, और ये होंगे कोशिका के ग्राही कोशिका के अंदर उपस्थित, ग्राही कोशिका के अंदर उपस्थित। अब देखिए झिल्ली पर अगर ग्राही बैठा हुआ है, इस प्रकार ये कोशिका की झिल्ली है, इस पर ये ग्राही बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा? जैसे ही रक्त इसके पास से जाएगा, कोशिका के पास से, ये ग्राही इसको पकड़ लेगा। लेकिन यदि ग्राही है वो कोशिका झिल्ली के अंदर है, कोशिका के अंदर है, यहां पर ग्राही उपस्थित है, तो क्या होगा? ये यहां पर एक द्वितीयक संदेश वाहक का काम सहायता लेगा, यानी एक इसके लिए यहां पर गार्ड बैठा रहेगा जो ग्राही को पकड़कर इस तक पहुंचाएगा। यानी इस प्रकार की घटना के अंदर द्वितीयक संदेश वाहक का निर्माण होता है।
यानी एक मैसेंजर होगा जो अंदर इसको लेकर आएगा। आपको किसी आदमी से मिलना है तो एक तो आप गेट पे ही खड़े रहो, उसका वेट करते रहो, जैसे ही वो आएगा उसको मिल लो, उसको पकड़ के अंदर ले आओ। और यदि आप अंदर बैठे रहते हो तो आप क्या करते हो, बाहर गार्ड रखते हो कि मेरे से मिलना है तो उस आदमी को मेरे पास लेकर आना। तो बिल्कुल यही है, एक तो ये गेट पर ही बैठा है जो इस ग्राही को पकड़ लेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, हार्मोन को पकड़ लेगा। और ये जो ग्राही है ये अंदर बैठा हुआ है, तो जैसे ही हार्मोन यहाँ से जाएगा तो द्वितीयक संदेशवाहक से मिलेगा, द्वितीयक संदेशवाहक इसको ग्राही तक ले जाएगा। तो आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, ग्राही दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो कोशिका झिल्ली पर उपस्थित रहते हैं उन्हें झिल्ली योजित ग्राही कहा जाता है, और एक ग्राही जो कोशिका के अंदर उपस्थित रहते हैं उन्हें अंतराकोशिकीय ग्राही बोला जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द्वितीयक संदेशवाहक का उपयोग किस प्रकार की ग्राहियों में किया जाता है, तो द्वितीयक संदेशवाहक का उपयोग है वो अंतराकोशिकीय ग्राहियों में किया जाता है, झिल्ली योजित ग्राहियों में नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार हार्मोन और ग्राही की है वो क्रिया होती है। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका जो ये टॉपिक है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला रासायनिक समन्वय एकीकरण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।